नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संजय पांडे क्लासेस में। रोज़ हमारी केमिस्ट्री की पाठशाला चल रही है। जैसा कि आपको मालूम हो, 8 से सुबह 10 बजे हम लोग 12th की क्लासेस चलाते हैं और सुबह 10 से 12 हम लोग 11th की क्लासेस चलाते हैं। और हमारी जो कोचिंग है वो पत्रिका चौराहा पर स्थित है, तो ज़रूर आप एक बार आके फिज़िकल क्लासेस अटेंड करें और आनंद उठाएं कि कैसे हम मज़े से पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे हम मज़े से सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के साथ। तो आइए हम लिक्विड सॉल्यूशन का लेक्चर 12वां स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया। इधर आइए भाई, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया। क्या हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था? कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा था। पाई इज इक्वल टू CRT पढ़ा था भाई, पाई इज इक्वल टू CRT पढ़ा था। और क्या हमने फिर कुछ वॉन्ट ऑफ फैक्टर नाम की चीज़ पढ़ी थी। ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर कुछ होता है, कुछ आई करके। अच्छा, तो क्या अगर मैं आपको बोलूं कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालिए या बताइए इसका, वॉन्ट ऑफ फैक्टर बताइए क्या बोल रहे हैं आप? 1, ये कैसे आया? गुड ना। तो ये है क्या भाई? ये है क्या? अपनी आंखें खोलिए, ये है क्या? ध्यान से देखिए, ये है चीनी। क्या चीनी पानी में जाने के बाद आयंस में ब्रेक होती है? नहीं, चीनी पानी में जाने के बाद आयंस में ब्रेक नहीं होती है। ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है। कैसा सल्यूट है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट। तो क्या इसका I 1 हो जाएगा? जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट्स होते हैं उनका I कितना होता है? 1। जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट्स होते हैं उनका I कितना होता है? 1। ठीक है, जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट्स होते हैं उनका I 1 होता है। यानी कि अगर हम इनका 1 मोल डालेंगे पानी में तो इनका 1 मोल ही रहेगा पानी में, 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल ही रहेंगे पानी में। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इधर देखिए, इधर देखिए NaCl, NaCl बताइए I। मान लीजिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो, तो इसका I क्या हो जाएगा? 1+। पक्का, क्योंकि इसको तोड़ने पे, इसको डिसोसिएट होने पे 2 पार्टिकल बनेंगे। तो क्या 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा है ना। एक कम अल्फा के साथ एक कम वैल्यू अटैच हो जाती है, तो 1 + अल्फा। पक्की बात NaCl के लिए। अच्छा, MgCl2 हाँ, 1 + 2 अल्फा। I is 1 + 2 अल्फा। I is 1 + 2 अल्फा। अरे भाई साहब, इधर देखिए AlCl3 हो तो I is equal to, क्या इसको तोड़ने पे क्या ये कैसे टूटेगा भाई? देखिए NaCl कैसे टूट रहा था? NaCl ऐसे टूट रहा था, Na+ और Cl- ऐसे टूट रहा था। क्या 2 पार्टिकल थे? और 2 पार्टिकल थे तो क्या I is equal to मैंने कल फॉर्मूला बताया था, I is equal to 1 + n - 1 इंटू अल्फा। क्या मैंने हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सानिया। स्वागत है सानिया बेटा। देखिए अभी हम लोग का चल रहा है लिक्विड सोल्यूशन और उसमें हम लोग लगभग लास्ट पार्ट में लगभग। तो बढ़िया, ठीक है। तो अगर अभी कुछ उतना ना समझ में आए, घबराइएगा नहीं, बस आराम से बैठ के कहानी सुनिए, मजे से हम लोग पढ़ेंगे। वो सब अलग बात है, पढ़ाई में मजा आए तो सही है, वरना सीधे मुंह पे गाली बकिएगा। सुनिए। अच्छा ये बताइए,
क्या ये चीनी है? ये कितने, क्या ये पानी में जाने के बाद आयंस में टूटेगा? नहीं ना, नहीं टूटेगा। तो सुनिए, I इज इक्वल टू होता है डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन जब कोई चीज पानी में जाके टूट रही हो, उस केस में वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? इस I को बोलते हैं बेटा वांट ऑफ फैक्टर। सानिया बेटा, इस I को बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। कुछ होता है, अभी मान लीजिए कुछ होता है, तो जब भी कोई चीज जाके पानी में टूटती है, जब भी कोई चीज जाके पानी में अलग अलग आयंस में टूटती है, तो हम I को ऐसे लिखते हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। n क्या है? सुनिए, n क्या है? गुड। एक पार्टिकल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट रहा है? एक पार्टिकल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट रहा है उसको हम बोलते हैं n। एक पार्टिकल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट रहा है उसको हम बोलते हैं n। मेरे साथ बोलेंगे, एक पार्टिकल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल में टूट रहा है उसको हम बोलेंगे n। ठीक है। अल्फा क्या है? उसका परसेंटेज डिसोसिएशन, उसका परसेंटेज डिसोसिएशन, वो कितना डिसोसिएट हुआ। और अल्फा की कल मैंने वैल्यू बताई थी, सॉरी फॉर्मूला बताया था, ब्रोकन मोल्स अपॉन टोटल इनिशियल मोल्स। गुड। ब्रोकन मोल्स अपॉन टोटल इनिशियल मोल्स। शानदार इकरा, गुड। तो क्या मैं I की वैल्यू ऐसे लिख लूंगा डिसोसिएशन के केस में? अच्छा, क्या चीनी किसी भी पार्टिकल में टूटेगा? नहीं ना। तो क्या मैं n को क्या रखूं? 1 रखूं? 1 क्यों रखूं? अरे भाई एक पार्टिकल है, वो एक ही में तो टूटेगा, मतलब टूटेगा ही नहीं, बेसिकली टूटेगा ही नहीं। तो n को मैं 1 रख लूं, और n को 1 रख लूं तो 1 माइनस 1 0। क्या ये टर्म निपट गया? तो I इज इक्वल टू 1 आ गया। अब सुनिए, NaCl कैसे टूट रहा है? NaCl पानी में जाके Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो क्या एक पार्टिकल से दो अलग अलग पार्टिकल बन रहे हैं? तो क्या 1 मोल पार्टिकल से 2 मोल पार्टिकल बनेंगे? तो क्या n की वैल्यू 2 हो जाएगी? तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखिए। I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। 2 माइनस 1 क्या होता है भाई? अरे भाई 2 माइनस 1 1 होता है। अच्छा हाँ, तो क्या 2 माइनस 1 1 हो जाता है? तो क्या I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो गया इस केस में? हो गया। अगले पे आइए, MgCl2 कैसे टूटेगा? सभी लोग अपने नयन चक्षु खोल के देखेंगे। क्या ये टूटेगा Mg प्लस 2 Cl माइनस में? तो क्या एक पार्टिकल 3 अलग अलग आयंस में टूट रहा है? एक तो Mg2 प्लस है और 2 Cl माइनस आयन। कितने अलग अलग आयंस है? 3। कितने अलग अलग आयंस है? 3। एक पार्टिकल एक Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस आयन में टूट रहा है। तो क्या n इज इक्वल टू 3? क्या n इज इक्वल टू 3? n इज इक्वल टू 3 रखिए। 1 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2। मैं झटके से बोलता हूँ, सबसे ज्यादा ये। हाँ, I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा इस केस में। पक्की बात। 3 माइनस 1 2 तो लिख लेंगे ना। अच्छा, AlCl3 तोड़िए प्लस 3Cl माइनस कितने पार्टिकल्स में टूटा? 4 दिख रहा है, ये 3 और ये 1 4। तो क्या n इज इक्वल टू 4 हो गया? अगर ये n इज इक्वल टू 4 हो गया तो क्या यहाँ पे 4 रख सकते हैं? 4 माइनस 1 इज 3, तो 1 प्लस गुड। अच्छा, एक और करेंगे मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। देख के घबराए तो नहीं? K4FeCN6 1 प्लस 4 अल्फा। देखिए ये टूटता कैसे, पहले देख लीजिए। आइए इधर देखिए, सभी की निगाहें बोर्ड पर। K4FeCN6 ये टूटता है ऐसे। देखिए सुनिए 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, ये अलग आयन होता है, ये अलग। आप इसको देख के घबराए नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको आराम से पढ़ेंगे, क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है। ठीक है, घबराएगा कोई नहीं। हाँ, क्या K4FeCN6 आपको दिख रहा है?
कैसे टूटेगा, 4k प्लस आयंस में टूटेगा और FeCN6 होल 4 माइनस आयन में। तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिख रहे हैं कितने हैं, 5 दिख रहे हैं। तो क्या n इज इक्वल टू 5 हो गया, इसके 1 से इसके 5 बन रहे तो n इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 हो गया। तो क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूं I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा, लिख दूं, समझ में आया सबको, ये सबको समझ में आया है। तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मैं एक कंपाउंड ले लूं AXBY टाइप का, AXBY, सुनिए, तो ये कैसे टूटेगा, सबसे पहले मेरे को बताइए कैसे टूटेगा। AXBY ये टूटेगा क्या ऐसे, सुनिए सबसे पहले चार्ज क्या ऐसे चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। तो AY प्लस BX माइनस, ऐसे कर ले, पर क्या इसमें एटम बैलेंस है, चार्ज तो बैलेंस है पर एटम बैलेंस है, तो एटम बैलेंस करेंगे। क्या X नंबर ऑफ A एटम्स है, क्या Y नंबर ऑफ B एटम्स है, समझ में आया। तो सुनिए ध्यान दीजिए, इसके एक पार्टिकल से इसके कितने पार्टिकल बन रहे हैं, X प्लस वाई, अरे भाई X ये Y ये, तो इसके एक पार्टिकल से इसके कितने पार्टिकल बन रहे हैं, X प्लस वाई। तो N की वैल्यू, तो I की वैल्यू 1 प्लस X प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा। समझ में आया, कर लेंगे। अब सुनिए एक और बार सुनिए, जब आपको पता चल गया कि I है, अब सुनिए, क्या I हमें एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा किसी भी सॉल्यूशन में। भाई पहले हमने अभी तक जितनी चारों प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों प्रॉपर्टी हमने ये मान के पढ़ी है कि जब भी हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो वो टूट नहीं रहा है। हमने कभी भी चर्चा की थी कि कोई सॉल्यूट जाके उसमें टूट रहा है, नहीं, हमने तो सीधे बोला था। रिलेटिव लोअरिंग में हमने क्या बोला था, रिलेटिव लोअरिंग में हमने बोला था कि जब कभी भी हम कोई ध्यान से सुनेंगे, फिर से सब रिवाइज हो जाएगा, जब कभी भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो उस जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यही बोला था रिलेटिव लोअरिंग में। दूसरी चीज, जब कभी भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे एक प्योर सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। जब कभी भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। और जब कभी भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी प्योर सॉल्वेंट में, उसको पार्टीशन कर देंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, एक साइड सॉल्यूशन रखेंगे एक साइड सॉल्वेंट रखेंगे, क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि एक साइड है सॉल्यूशन, उसका प्रेशर है कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से, और एक साइड है सॉल्वेंट, उसका प्रेशर है ज्यादा क्योंकि वो नॉर्मल है। तो क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, और वो प्रेशर डिफरेंस वजह बनेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो की थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Why? Because of pressure difference. और अगर हमें और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। और अगर हमें उस फ्लो को प्रिवेंट करना है तो हमें लो प्रेशर वाली साइड पे कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा, और उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा जी, तो अब सुनिएगा, क्या इन चारों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते टाइम हमने कभी भी ये बोला था कि जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो कहीं पे जाके टूट रहा है, सॉल्वेंट में जाके टूट रहा है, नहीं ना। हमने बस बोला था नॉन वोलेटाइल ऐड स्वाहा, ठीक है, यही बोला था ना, स्वाहा। अब हम ये बोल रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जाके उसमें टूट रहा है, तो अगर हम 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वो 1 मोल पार्टिकल ही नहीं बन रहा है, वो 1 से ज्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है। अगर मान लो एसोसिएशन हो गया तो कम हो जाएगा, और डिसोसिएशन हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को याद दिला दीजिए जरा जल्दी से, कि अगर मैं डिसोसिएशन में I की वैल्यू लिखता था 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, तो
ये किसका फॉर्मूला है? डिसोसिएशन के लिए। अबे डिसोसिएशन के लिए है ना, डिसोसिएशन के लिए ना। तो एसोसिएशन में मैं आई क्या लिखूंगा? सुन, n को 1/n मान लू, n को 1/n मान लू, तो 1 + 1/n। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ये एसोसिएशन के लिए। तो अब सुनिए, क्या अब मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि केवल और केवल पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और नंबर हमें कौन बता रहा है? हमें आई बता रहा है नंबर। असल नंबर सॉल्यूट पार्टिकल के हमें कौन बता रहा है? आई बता रहा है। असल नंबर कौन बता रहा है? आई बता रहा है। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उसमें कंसंट्रेशन की जो भी टर्म आएगी हम उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई है? देखिए देखिए देखिए, सुनिए 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 सुनिए, मैं आपके सामने फॉर्मूले लिख रहा हूं सारे जितने भी हमने पढ़े हैं। क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने पढ़ा था? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मैं चुपके से क्या कर रहा हूं, ठीक है, ठीक 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 ठीक, हाँ, असल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताने के लिए, असल नंबर ऑफ पार्टिकल बताएंगे। सुन सुन मेरी एक बात सुन, मेरी एक बात सुन, इसका सवाल बहुत वाजिब है। क्यों? तो हमने एक चीज पढ़ी थी, I इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला नहीं, अबे वो अल्फा था। गुड, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। गुड 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 गुड, वेरी गुड। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व यानी कि जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, और थ्योरेटिकल यानी कि जो हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मान के निकाला हुआ है, जो हम नॉर्मल तरीके से निकालते हैं बिना आई वाई कंसिडर किए। थ्योरेटिकल वो होता है, हमेशा याद रखिएगा, थ्योरेटिकल वो होता है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मान के निकालते हैं। कि मतलब अगर 1 मोल हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो 1 ही मोल रहेगा, वो टूट फूट नहीं रहा है, अंदर जाके कोई शैतानी नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऑब्जर्व क्या होता है? जो असल में आ रहा है। अच्छा सुन अबू मेरी जान, ये बता कि अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां पे लिखूं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से मेरे काम की कौन सी है? मान ले कि NaCl को मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, अब वो जाके 2 पार्टिकल, एक का 2 पार्टिकल में टूट रहा है, तो मेरे तो यही काम किया ना भाई। मैं थ्योरेटिकल निकाल के करूंगा क्या? वो तो गलत वैल्यू देगी ना। मैं थ्योरेटिकल निकाल के क्या करूँ? वो तो मेरे को गलत वैल्यू देगी। तो मेरे को गलत वैल्यू चाहिए कि सही वैल्यू चाहिए? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में मेरे को गलत वैल्यू चाहिए कि सही वैल्यू चाहिए? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में सही वैल्यू चाहिए। तो क्या ऑब्जर्व वाली सही वैल्यू है? जो एक्सपेरिमेंटली आ रही है वो सही वैल्यू है? और वो मैं कैसे निकालूं? वो मैं कैसे निकालूं? आई इंटू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जहां जहां थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, जहां जहां थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन आएगा, क्या मैं उसमें आई मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी? क्या उसमें आई मल्टीप्लाई करने पे मुझे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी? देखिए, आया समझ में? आया 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 आया, ओके ओके। हाश, अब देखिए अब देखिए अब देखिए, जरा इधर आइए, अपने नयन चक्षु खोलिए। कोई सो तो नहीं रहा? हाँ, क्या हमने पढ़ा था? गला गया। क्या हमने पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही तो होता था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही तो होता था ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बोलते थे? P0 माइनस PS अपॉन P0, P0 माइनस PS अपॉन P0। अगर आपको कोई भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने को बोलेगा तो आप क्या कैलकुलेट करके आएंगे?
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से सुनते रहिए, पूरा रिवाइज हो जाएगा जितना हमने पढ़ा है। अगर आपको कोई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने को बोलेगा तो आप क्या कैलकुलेट करके आएंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पर आप अब केवल ये कैलकुलेट नहीं करके आएंगे, आप आई भी कैलकुलेट करेंगे, आई को मल्टीप्लाई करके आएंगे साथ में। अगर सोचिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा, वो सॉल्यूट अंदर जाके टूट नहीं रहा है, तो उसका I1 हो जाएगा। उसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, या I1 डाल देंगे, लिख देंगे वहां पे इसका I1 है। कितना पेन चली जाएगी, हाथ टूट जाएगा नहीं ना, तो लिख देंगे उसका I1 है। एग्जामिनर को पता तो चलेगा हमें आता है भाई। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर एक और फॉर्मूला पढ़ा था इसमें हमने, कौन बोला गुड, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, क्या हमने पढ़ा था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या मैं इसमें चुपके से आई मल्टीप्लाई कर दूं, चुपके से आई मल्टीप्लाई कर दूं, ये हमारे करेक्टेड फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा इधर आइए सब लोग। क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था, पूछ रहा डेल्टा टी, भरोसा नहीं रह गया तुझ में। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी, और के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या उबुलियोस्कोपी जो भी था वो, इबुलियो, ये इसी ने तो मेरे को सही स्पेलिंग बताई थी ना, वो जो भी था वो, उसका आप लोग को समझ में आ गया था ना वो क्या है। तो अच्छा, मैं कंसंट्रेशन वाली टर्म इसमें कौन सी है, उसके साथ आई को मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें से कंसंट्रेशन वाली टर्म पहचानिए, मोलैलिटी ना, कंसंट्रेशन वाली टर्म तो वही है, तो उसके साथ मैं आई मल्टीप्लाई करूंगा। देखो क्या मैं कर पाया, कर लिया मैंने। अच्छा आइए एक और चीज देखिए मेरे साथ, क्या मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ा है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। कंसंट्रेशन वाली टर्म खोजिए मोलैलिटी। तो क्या मैं इसमें आई चुपके से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, किसी के पेट में दर्द, ठीक है। अच्छा इधर फिर से इधर देखिए, फिर से क्या हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ा है कि पाई इज इक्वल टू होता है सी इंटू आर इंटू टी। क्या कंसंट्रेशन वाली टर्म सी मोलैरिटी तो है एक तरह से। तो क्या मैं इसमें चुपके से आई मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत शिशिर? लीजिए, पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म, समाप्त, इति समाप्त कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबके समझ में आया है? इन 4-5 फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक और बात, ठीक है, हाँ आई जिसको लिखना है लिखिए, जल्दी लिखिए। सानिया बेटा ज़्यादा समझ में ना तो घबराना नहीं है, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर, ये पीछे वाला कवर करा देंगे और नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरा समझ में आएगा पूरा, बस आप रोज़ क्लास अटेंड करिए अब, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर किसी ने भी एक भी क्लास छोड़ी तो उठा के मारूंगा मैं। उसको उठा के, ये क्यों उठाऊंगा मैं सिर भैया। अबे उस्मान कहाँ पे है? क्यों शाम गया था क्लास? अभी तो कम से कम चैप्टर तो कंप्लीट कर लेता, फिर छुट्टी मारता।
पता चलेगा इलेक्ट्रोलाइट वाला सल्यूट आ गया और वो लगा के आ रहा है पी नॉट माइनस पी एच इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, आई मल्टीप्लाई करना ही भूल गए वो, उनको पता ही नहीं आई क्या होता। हाँ हो सकता है वीडियो देख के कर रहा हूँ। करिए 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 करिए। अच्छा और वो राज्यवर्धन भी तुम लोग स्कूल में क्या? मुझे एक और आता था लड़का, इधर बैठता था। तुम दोनों बीएचएस वाले हो दोनों? तू भी बीएचएस का ना? बोला मैं बीएचएस का हूँ मैं। इसको मैं जानता ही नहीं। ऐसे क्या बहुत बड़ी बड़ी क्लास है क्या? नहीं जानते क्या एक दूसरे को? कितने सेक्शन है वे? एक मिनट, 12th में 8 सेक्शन है? कितने भाई, कितने बच्चे पढ़ते हैं क्लास में? 60 बच्चे हैं और 8 सेक्शन है ऐसी? कितने? अरे भाई साहब, दिस इज नाइस। साइंस और लीगल स्टडीज? अच्छा अच्छा अच्छा, ज़्यादा हाई फाई स्कूल है, मेरे बस की बात वाली नहीं है। हमारे यहाँ तो 2 सेक्शन थे भाई, एक साइंस सेक्शन एक कॉमर्स सेक्शन, दोनों में 60-60 बच्चे थे बस। हमारे 5 सेक्शन है भाई। तब तो यार तुम फिर, क्योंकि हमारे में 2 ही सेक्शन थे और फिर भी मैं तो जल्दी स्कूल जाता नहीं था, मतलब मैं तो दर्शन बहुत देर में देता था। तो मैं जब स्कूल जाऊँ साला मेरे को नए बच्चे दिख जाए। ऐसे बच्चे जिनका मेरे को शक्ल ही नहीं मालूम। मैं 2 साल में भी अपनी पूरी क्लास को नहीं पहचान पाया था। मैं लगा दिया। अरे हो गया भाई, हो गया हो गया, सबका हो गया। आइए सवाल, जल्दी से सवाल करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। यार इंग्लिश का ये सीन था ना, मतलब आई ओ माई हम्बल ग्रेटिट्यूड टू माई इंग्लिश टीचर कि मैं उनकी वजह से आधा टीचर बना हूँ। जैसे पता है 9th क्लास से मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ाने का शौक़ लगा, तो 9th क्लास में हमारी जो वाइस प्रिंसिपल थी सिस्टर जोशीला, वीडियो में बोलना सही रहेगा नहीं, हाँ, तो वो इंग्लिश हमें पढ़ाने लगी, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल। अब वाइस उनको बहुत अलग अलग काम रहते थे, अलग अलग ड्यूटी रहती थी उनको, तो ज़्यादा टाइम पढ़ाने आती नहीं थी। अपन थे मॉनिटर, है ना, वही नर्ड एकदम गोचू। तो क्लास क्या माइंड करनी है बे, पढ़ा दो इससे अच्छा। तो वो क्लास में आती नहीं थी, मैं पढ़ा देता था। बच्चे उस टाइम सुन भी लेते थे, बच्चे उस टाइम में ठीक थे थोड़े। अब तो तुम पढ़ाने जाओ तो तुमको उल्टा लपेट के मार देंगे। फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस है कि क्लास में पढ़ाया जा सकता है, यार ये तो सही है। क्या क्या? आर की वैल्यू बेटा 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। जिसको आर की वैल्यू नहीं याद वो मुझसे एक थप्पड़ खाए। जी जी जी, क्या क्या? अरे हाँ, तो वो ना वो क्लास में आती नहीं थी। अब वो खुद क्लास में नहीं आती तो पढ़ाएंगी क्या? वो हमें पता क्या, एक गोल्डन गाइड करके चलती थी, ठीक है, पता नहीं अब चलती है कि नहीं। गोल्डन गाइड इंग्लिश की मोटी सी आती थी, उसमें सारे आंसर, सारा एक्सप्लेनेशन, सब कुछ। गाइड वो बोल देती थी तुम लोग पढ़ लेना गाइड से। हम लोग में हिंदी में ही चलता था वे कि गाइड से पढ़ लिए तो लपेट दिए जाओगे। लेकिन फिर भी हम लोग गाइड से ही पढ़ के जाते थे। क्या करेंगे और कहाँ से, जब क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो कहाँ से पढ़ के जाएंगे। उस टाइम तो उतना यूट्यूब का भी चलन नहीं था, जस्ट अभी जियो आया था।
यूट्यूबर जो आज पैदा हो गए हैं वो उस टाइम पैदा हुए नहीं थे अभी। यार इंग्लिश बहुत ही बुरी तो नहीं थी 12th 11th की इंग्लिश, मतलब ठीक 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 ठीक। मेरे को देखो इंग्लिश का ना वो चीज़ नहीं समझ में आता कि कहानी दे दो और फिर उससे सवाल जवाब करो, बट बहुत खराब चीज़ है। काम छोड़ो, कोई किसी कहानी को एक तरह से परसीव करता हो, कोई किसी कहानी को दूसरी तरीके से परसीव करता हो, तो आदमी के नजरिए की बात है भाई। अब किसी लाइन को लिख के पोएट ने क्या सोचा, पोएट ने इसको क्यों लिखा, क्या मतलब है इसका, अबे वो पोएट को पता है, मुझे नहीं पता है। हाँ, और उसका 100 अलग अलग मतलब हो सकते हैं, हो सकता है जो तुम क्लास में पढ़ा रहे हो एज ए टीचर वो सही हो भी ना, तुम पोएट से तो पूछ के आओ। रेड, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है बे, इसका लॉजिक कुछ नहीं है। अबे इंग्लिश देखो, इंग्लिश तो बहुत लॉजिकलेस लैंग्वेज है। हाँ सच में है, हम लोग बोलते हैं, हम लोग की ज़रूरत है वो अलग बात है, पर इंग्लिश में लॉजिक बहुत नहीं है। तुम हिंदी देखो, संस्कृत देखो, ये सब लॉजिकल लैंग्वेज है। अगर करेक्ट, एकदम टेक्निकली करेक्ट बोला जाए तो। संस्कृत करिए करिए करिए, सवाल ट्राई करिए। करिए भाई करिए, सवाल करिए, अभी तो बहुत बेसिक वाला है। आई की वैल्यू उसमें कैलकुलेट भी नहीं करनी है, दे रखी है। कर लो भाई, नाक मत कटाना। क्या क्या 2.43 ग्राम, देखते हैं देखते हैं बेटा, आंसर तो नहीं याद मेरे को, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यस, क्या क्या 38.04 आपने दिखाइएगा। पाई इज इक्वल टू CRT, ICRT बेटा, यहाँ पे आई भी लगाना है ना। टेम्परेचर है केल्विन। आर की वैल्यू इसीलिए तो केल्विन में लिखाई गई, 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, है ना। जो जो ये छोटी छोटी गलतियां करेगा वो मुझसे मार खाएगा। क्या बता, अरे मुझे पूछिए, बताइए बताइए। इसको क्या डर लगने लगेगा। अरे मैं सच में नहीं मारूंगा यार, ऐसे ऐसा थोड़ा ना हूँ मैं। बहुत गुस्सा आएगा तो उठा के फेंक दूंगा बाहर, और क्या, मारूंगा थोड़ा ना। अरे करिए 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 करिए, जल्दी करिए। हा 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 हा।
हुआ हुआ हुआ, अरे हो गया क्या, हो गया हो गया, गुड 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 गुड। जल्दी करिए, देखिए वो पहले देर आ रही है, वो कर ले रही है भाई, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? जल्दी 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 करिए। आंसर देखते हैं, आंसर क्या है बे, मुंह माया मत फंसो। तुम आंसर निकालो, तुम आंसर निकालते जाओ, आंसर सही होने की चिंता मत कर। प्रोसीजर सही होना चाहिए। अब आ गया, ठीक है, रुकिए अभी आके मारते हैं। अगर गलत आया हुआ तो किसकी गलती होगी? उसने गलत कैल्शियम का मास बताया होगा। 40 होता है बे, हमसे पूछो ना। CaCl2 111, अबे Cl2 71, अबे Cl2 71, हाँ हाँ, ये सब में गलती करोगे ना बहुत अबे तुम लोग वो डीपीपी ले लेना यार सर से 11th वाली, और प्रैक्टिस कर लेना सर तुम लोग को। सोल्यूशन डिस्कशन कब किया जाए? अभी तक तुम लोगों को 3 डीपीपी दे चुके ना, डिस्कस कब किया जाए? नहीं यार, तीनों का अलग अलग दिन करना पड़ेगा ना, वो जो सोल्यूशन का डीपीपी दिए थे। नहीं हो रहा है ना भाई, तो मैंने सेट ऐसे किए कि सारे होंगे ही। अगर सारे हो जाएंगे तो फिर तुम लोग सीखोगे क्या कुछ? हाँ, कुछ सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे तो फिर तो वो बहुत आसान चीज हो गई ना, एनसीईआरटी बना के थोड़ा ना दे रहा हूँ। मोला एक क्वेश्चन था जिसमें शायद कोई मिसप्रिंट थी शायद। मोल, हाँ बताइए ताज़ा। क्या 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 अब रुको रुको, ताज़ा खबर हाँ। कौन फाउंड डेड इन कोटा? अच्छा देखी, अरे मैं सोच रहा हूँ कौन है भाई। है कौन ही? अबे यार सुनो, मूड खराब हो गया। देखी सूखी, कल को नोबिता मिलने लगेगा, फिर जियान मिलने लगेगा, जियान मुंबई में गाना गाता मिल जाएगा। कहीं भी भाई, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में मिल जाए, पता नहीं हमें। सुनो सुनो सुनो, अरे ध्यान दो इधर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, यानी कि मास ऑफ CaCl2 जो भी डिजॉल्व होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.75, यानी कि पाई हमें दिया है 0.75 ATM, क्या हमें टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन, ठीक है। अबे सुनो, जब भी हम केमिस्ट्री में, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, जब भी हम टेम्परेचर कहीं भी किसी भी फॉर्मूला में यूज कर रहे होंगे तो हमेशा ध्यान दें कि हम उसको केल्विन में ही रखें। ऐसा कोई भी फॉर्मूला, मतलब जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला केमिस्ट्री में नहीं है, मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, जहां पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे एज इट इज रख दिया जाए। हर जगह केल्विन में ही रखा जाता है। अबे यूनिट जैसे मान लो, बाकी सबसे मैच करनी चाहिए ना यूनिट। जैसे मान लो मैंने R की वैल्यू निकाल दी 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, अब टेम्परेचर कोई डिग्री सेल्सियस में रख दे, कटेगा ही नहीं ना। तो सुनिए, क्या पाई की वैल्यू दे रखी, टी की वैल्यू दे रखी, क्या पाई इज इक्वल टू होता है C इंटू R इंटू टी? क्या R की वैल्यू मुझे पता है, T की वैल्यू मुझे पता है, पर मुझे क्या चुपके से इसमें I भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो पाई इज 0.75 इज इक्वल टू I इज 2.47, C इज C कुछ होगा, C मुझे क्या पता, C हाँ निकालना है उसको, देखते हैं ना, देखते हैं। R इज 0.0821, R इज 0.0821 into temperature is ओके। तो C निकालिए, C is
0.75 डिवाइडेड बाई 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300। आंसर 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 आंसर। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, देखिए देखिए देखिए, इसको बोलते हैं कैलकुलेटर। क्या है, आप इसको यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 0.75 डिवाइड बाई क्या क्या बेटा, आपकी हिंदी इतनी अच्छी होगी, मेरी नहीं है। मेरे 10th में 90 नंबर 87 आए थे हिंदी बस। हाँ, 0.0123। क्या 0. क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ आपके कैलकुलेटर पे? 0.0123। अरे देखिए, इनकी वैल्यू आ रही है 0.0123 मोलर। क्या सी की इतनी वैल्यू आ जाएगी? सी की इतनी वैल्यू आ जाएगी 0.0123 मोलर। अब सुनिए, क्या सी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सुनिए, क्या सी की वैल्यू बहुत कम है? क्या सी की वैल्यू बहुत कम है? अबे 0.0123 मोलर है ना, कम है ना। तो आगे देखिए, मैं कुछ करने वाला हूं इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। सी की वैल्यू है 0.0123 मोलर। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा? अरे सी की वैल्यू क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, अगर मैं उसके मास को x मान लूं तो उसके मोलर मास से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। CaCl2 के मास को अगर मैं x मान लूं तो उसके मोलर मास से डिवाइड करूंगा तभी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा, है ना, है ना। और उसका मोलर मास है 111, ठीक है। अच्छा, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट दिया है, तो हम क्या करें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें? अबे सवाल ध्यान से पढ़, सवाल ध्यान से पढ़। क्या यहाँ पे 2.5 लीटर ऑफ वाटर दिया है? दिया है, पर हमें तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, सबने तो 2.5 मान के सॉल्व किया, है ना, है ना, है ना। हाँ तो गुड, सुनिए सुनिए, मैं भी 2.5 मान के सॉल्व करूंगा, लेकिन मेरे 2.5 में लॉजिक है। मेरे 2.5 में लॉजिक ये है कि इसकी मोलैरिटी देखिए 0.0123 10⁻⁻² में मोलैरिटी है। अबे इसको मैं सभ्य भाषा में पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखूंगा तो क्या आएगा? 1.23 इंटू 10⁻² मोलर। बहुत कम वैल्यू है ना। अरे बहुत कम वैल्यू है, यानी कि हमने एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में बहुत थोड़ा सॉल्यूट मिलाया है। तो क्या उसके वॉल्यूम में सॉल्यूट की वजह से कोई चेंज आएगा? नहीं, कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ऑलमोस्ट बराबर बराबर मान लूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। मैं ये क्यों मान रहा हूं? सुनिए, मैं ये इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। क्यों मान रहा हूं मैं? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या मतलब होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दे तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जबकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, मान लूं। तो क्या अब मैं ये लिख सकता हूं कि x/111 डिवाइड बाई 2.5 क्या मैं ये लिख दूं? क्या मैं ये लिख दूं? अरे भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। तो क्या यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी? क्या आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है? x इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5
इंटू 111 इंटू 0.0123 ग्राम। कितना? 3.42 आ रहा। चलिए मैं आपकी बात पे विश्वास करूंगा। 3.42 ठीक है। कितना आ रहा है? डायरेक्ट ग्राम 41325। ठीक है कोई बात। अरे ठीक है, मेरा भी वही है। मैंने क्या तू बोल दिया। अरे ठीक है ठीक है, इतना इतना चलता है। समझ में तो आया है? आया है? होगा यार, ज्यादा ही चमकीला बॉडी दिख रहा। आ गया? सही नहीं आया तो मारते हैं। आया 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 सानी बेटे, समझ में आया? डायरेक्ट निकाल सकते हाँ बताइए, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? क्या डायरेक्ट ग्राम कैसे निकालेंगे बताइए? निकाल सकते हैं ना, इसमें सी की वैल्यू रखते हैं। अबे क्यों नहीं? तो मैंने वही तो किया भाई, सी की वैल्यू तो ये रखी है। निकालना तो जरूरी है ना कि कितना मोलैरिटी आ रहा है। सीधे इससे भी मिल जाएगा। मैंने यहीं पे प्लेस कर दिया था तो मेरे को यहीं वहीं पे मिल गया होता। बस मैंने कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले इक्वेशन सॉल्व किया, सी की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद सी की इक्वल पुट किया सब कुछ। ठीक है, हुआ? अरे हो गई। आया? भोजपुरी आती किसी को? आती भोजपुरी? आती तेरे को? आती है? अच्छा हाँ, तूने बताया था तेरे को आती है। मतलब मेरे को समझ में पूरी आती है पर मैं बोल नहीं पाता, मेरे मुंह से बहुत अनरियलिस्टिक निकलती है। अरबी भी आती है तेरे को? हाँ तेरे को अरबी भी आएगी, सही बात। क्या उर्दू केवल एक शब्द आता है? कुछ भी बेकर है। कुछ भी, हाँ बंदे। उर्दू के बहुत शब्द आते होंगे तुझे, ऐसा नहीं कि एक ही शब्द। हाँ बहुत सारे, अरे हिंदी के बहुत सारे वर्ड जो हम हिंदी बोलते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड उर्दू के ही होते हैं। बहुत गाने में भी ज़्यादा तो उर्दू के वर्ड होते हैं। शायरी में बताओ, शायरी तो पूरी उर्दू में ही होती है। आइए, तू गंदे जोक मार रहा है, चुप बैठ। गंदे जोक मार रहा है तू। ताली भी उर्दू, तू ये बोला ना ताली भी उर्दू में जाते होंगे। बेटा देखो, कॉलेज में जाके ऐसे जोक नहीं मारना। अगले साल कॉलेज में पहुंच जाओगे ना, ऐसे ऐसे जोक नहीं मारने, वरना तुम हर समाज से निष्कासित कर दिए जाओगे। अरे सुनो सुनो, एक और सवाल करें 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 करें। अच्छा लिखिए, सवाल लिखिए। 19.5 ग्राम ऑफ CH2F COOH is dissolved in 500 gram of water. Is dissolved in 500 gram water. The depression in freezing point of water is observed as सभी लोग पहले सवाल लिखेंगे।
सभी लोग सवाल लिखेंगे। क्या क्या? वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंफ्यूज हो गए। बुक आपकी सबसे पहले आप जाइए और बुक को जलाइए। केमिस्ट्री की किताबें बहुत वो रहती हैं, बेकार। करिए भाई करिए। सवाल लिख लिया सबने? सवाल लिखिया? सवाल देखिए, पढ़ लीजिए एक बार। 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH फ्लोरो एसिटिक एसिड। अबे सुनो इधर देखो, CH3COH को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं ना। एक हाइड्रोजन को हटा के एक फ्लोरीन लगा दो, उसको बोलेंगे फ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन। अच्छा एक और बात, अरे नहीं कर, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? हाँ कौन सा वाला? ओ माय गॉड, हाँ क्या क्या क्या? एक मिनट, अब्बू के हिसाब से ये, शिशिर के हिसाब से मैं कुछ नहीं, मैं नहीं जानता, मैं बस पूछ रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। सेकंड वाला आपके हिसाब से? सेकंड वाला, ठीक है। और कोई चर्चा में भाग? फर्स्ट। और कोई? इधर 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 इधर, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा, ये ज्यादा ज्यादा, ये फ्लोरेस्टिक। जानवी इज द डिसाइडर। जानवी बोला, अश्विनी ये वाला, ये वाला, ये वाला। आखिरकार सच जीतता है। ये ज्यादा एसिडिक होगा बे। अबे मालूम है इतना। सब क्या हुआ है सब। सुनो सुनो सुनो, अबे इंडक्टिव इफेक्ट नाम की चीज पढ़े हो? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है? ये देखिए, क्या यहां पे 3 CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड का कोई खास इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता। CH बॉन्ड का कोई खास इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता। पर क्या अगर मैं एक H बॉन्ड को हटा के एक फ्लोरीन का बॉन्ड लगा दूं, तो सुनिए सुनिए क्या होगा, सुनिए क्या होगा। क्या यहां पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा? माइनस आई इफेक्ट कोई पढ़ा है? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट से या माइनस किसी भी इफेक्ट से, माइनस वाला कोई भी इफेक्ट हो, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। कोई भी माइनस वाला इफेक्ट हो, चाहे माइनस आई हो चाहे माइनस एम हो, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और कोई भी प्लस वाला इफेक्ट हो, चाहे प्लस आई हो चाहे प्लस एच हो चाहे प्लस एम हो, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ। भाई भाई भाई, कार्बन प्लस आई होता है, ठीक है, सही बात है। तो इस लॉजिक से भी अगर सॉल्व किया जाए तो देख लीजिए, क्या वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड तो एक ही है ना, तो वो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड दोनों में सेम होगा। हाँ हाँ हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ही देखा जाता है। अबे सुनो, यहाँ सारे भाई यार, ये किसी दिन ना,
उसकी तरह ये भी टूटेगा। ये वो टेस्टिंग कराया जल्दी, उसकी टेस्टिंग कराओ शाम क्लास में, तब उसको लगाया जाए, है ना, वो कॉर्डलेस वाले को। नहीं तो मैं सच में किसी दिन फंस के गिरूंगा ही इससे। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ वाला माइक है, उससे क्या होगा? अच्छा उससे भी रिकॉर्ड होता है, हाँ बात तो सही है। हाँ लाना अभी भी है, छोड़ अभी तो छोड़, अभी तो ये जब झामा तामा पहन ही लिया तो यार। हाँ सुन अरे सुनो, क्या यहाँ पे सारे बॉन्ड CH वाले हैं? CH वाले बॉन्ड कोई इफेक्ट नहीं डालते, कोई इफेक्ट नहीं डालते। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, किसी को पता है? 2.4 अप्रॉक्स, 2.4 अप्रॉक्स। और हाइड्रोजन की 2.1। हाइड्रोजन की होती है पॉलिंग स्केल, एक होती है पॉलिंग स्केल करके, उस पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापते हैं रिलेटिव टर्म्स में। तो उस पर हाइड्रोजन की होती है 2.1, कार्बन की होती है अप्रॉक्स 2.4 2.3 ऐसे। तो क्या इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस? तो कोई इफेक्ट नहीं डालता, कोई इफेक्ट नहीं आता। इधर आइए, क्या एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हटा के हमने फ्लोरीन लगा दिया, अब ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलराइज, फ्लोरीन धोखा देके ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचेगा? क्यों खींचेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये खींचेगा अपनी तरफ। तो क्या इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा? क्या इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा? और अगर इस पे डेल्टा प्लस आ गया तो क्या होगा? बहुत सही, गुड। आइए फिर अब हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ठीक है समझ लीजिए, आपने डाउट पूछा तो समझिए। बॉन्ड दो तरह के, बेसिक एक और होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, वो असल में मेटालिक बॉन्ड भी होता है। अब इंटरमोलिकुलर बॉन्ड नहीं होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वैसे बॉन्ड भी देखा जाए तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन जो हम केमिस्ट्री में तीन टाइप के बॉन्ड डिस्कस करते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड भी होता है, हम जल्दी डिस्कस नहीं करते। अबे मेटालिक बॉन्ड डिस्कस सॉल्ट्स में नहीं होता भाई, मेटल्स में होता है। डी ब्लॉक के मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग लगती है। जब तू अभी 12th में ये पढ़ेगा, डी ब्लॉक पढ़ेगा, तो तेरे पास एक सवाल ये आएगा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जानते हो? नहीं छोड़ो, अभी अब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। डी ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। अच्छा सुनिए, तो दो टाइप के बेसिक बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो ऐसे एक दिन हाइड्रोजन घूम रहा था, ठीक है, ऐसे घूम रहा था, गेड़ी मार रहा था, ठीक है, और वो मिला क्लोरीन से। क्लोरीन अपना अलग ताव में चल रहा है, तो क्लोरीन बोलता है कि यार देखो बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा बढ़िया चल रहा है आजकल, बहुत लोग बिलियनियर वगैरह बन रहे हैं, मैं देख के थोड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, तो लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। तो हाइड्रोजन बोलता है मेरे साथ क्यों, मेरे में ऐसी क्या खास बात है? तो क्लोरीन बोलता है देखो यार तुम बंदे बड़े काम के हो, काम कैसे हो कि एक मिनट, क्या हाँ, हाइड्रोजन की खासियत यह है कि वो मेटल से भी अच्छे से रिएक्ट कर लेता है और नॉन मेटल से भी अच्छे से रिएक्ट कर लेता है। इसलिए पहले क्या था ना, हाइड्रोजन को सोचा गया कि कहाँ पे रखा जाए पीरियोडिक टेबल में। बहुत सोचा गया कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में रखा कहाँ पे जाए, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट डे वाले एलिमेंट से मिल रही थी। किसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, वो वाले ग्रुप से, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी हैलोजन से मिल रही थी।
तो बहुत सोचा गया कि उसको रखा कहाँ पे जाए। फिर उसको बोला गया कि यार वही फर्स्ट ईयर वालों के साथ रख दो, लेकिन इसको किसी ग्रुप में कंसिडर करेंगे नहीं। आपने देखा होगा कि जब छींक अलर्ट नहीं आई, सच में नहीं आई यार, याद आ ही गई होती इससे अच्छा। हाँ सुनिए, देखा ये गया, फ्लो टूट गया, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो देखा ये गया कि उसकी 2 टाइप की प्रॉपर्टी थी, एक तो फर्स्ट ईयर वालों की तरह और एक ग्रुप 17 वालों की तरह, ग्रुप 17 यानी कि हैलोजेंस की तरह। तो फिर बहुत सोचा गया कि यार इसको किस ग्रुप में रखा जाए, किस ग्रुप का पार्ट बोला जाए। तो उसको पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पे वहां ग्रुप फर्स्ट के साथ रख दिया गया, फर्स्ट के साथ रख दिया गया। पर अगर आप ध्यान दीजिए तो जब भी उस ग्रुप का नाम लिया जाता है, लिथियम से ही स्टार्ट किया जाता है। उस ग्रुप का जब नाम लेते हैं हम एस ब्लॉक में, तो हम लिथियम से ही स्टार्ट करते हैं। हम उसमें हाइड्रोजन वैसे भी हम अलग चैप्टर पढ़ते हैं, क्लास 11 में ही, अब तो हट गया, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लें। हाँ और क्या, जेईई में तो आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। तो सुनिए, हाइड्रोजन जो है वो अलग चैप्टर पढ़ते हैं, वो कभी भी एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के साथ नाम नहीं लिया जाता। इसी तरह हैलोजन के साथ भी नाम नहीं लिया जाता है, पर हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन की होती है, कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 की होती है। तो क्लोरीन इससे बोलता है कि यार तुम बड़े काम के आदमी हो, तुम ना जरूरत पड़ने पे एक इलेक्ट्रॉन लेके भी रिएक्ट करते हो, जरूरत पड़ने पे एक इलेक्ट्रॉन दे के भी रिएक्ट करते हो। सुनिएगा, हाइड्रोजन जो है वो बड़ा काम का है, जरूरत पड़ने पे आपको एक इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, जरूरत पड़ने पे आपसे एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। जैसे मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो मेटल किस नेचर के होते हैं? पॉजिटिव नेचर के, पॉजिटिव आयंस बनाना चाहते हैं। और वो आयंस कब बना पाएगी? जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे कब? जब उनसे कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो वो छोड़ेंगे। तो मेटल के साथ रिएक्ट करते समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है। सर में दर्द नहीं, मेटल के साथ रिएक्ट करते समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है, और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है। वो इलेक्ट्रॉन, हाँ कहाँ गया स्टाइलिस कहाँ गया? ठीक है, डम टाइप का थोड़ा। हाँ अबे ये बताओ, सुनो, हनुमान जी जब बचपन में उनके पास तो बहुत पावर थी, तो बचपन में बहुत शरारती थे, तो इधर से उधर सब कुछ उठा के फेंकते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। हाँ वो तो अलग किस्सा है, चलो ठीक है। तो एक बार क्या है, ऋषि मुनि कोई तपस्या कर रहे थे, किसी पेड़ के अंदर बैठ के कर रहे थे, पेड़ की छांव में बैठ के। अब हनुमान जी को पता नहीं क्या मन में आया, वो पूरा पेड़ उठा के पता नहीं कहाँ शिफ्ट करके ले गए। ठीक है, अब वो तपस्या उनकी भंग हो गई, तो बहुत गुस्सा आए, क्रोधित हुए, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ऐसा कि तुम्हारे पास पावर बहुत है, तुम हो शिव जी के होता है, तुम्हारी पावर असीम है, पर ऐसा बेटा अब तुमको याद नहीं आएगी। जब तुम्हारे पास पावर बहुत है, पर तुम यूज तो तब करोगे ना जब तुमको पता हो, जब तुमको याद आए कि अच्छा मेरे पास ये पावर है। तो अब तुमको याद ही नहीं आएगी कि मेरे पास ये पावर है, तुम जियोगे नॉर्मल इंसान की तरह। हाँ, जब तुम किसी बैटल ग्राउंड में जाओगे तब तुम लड़ना चाहोगे तो लड़ लोगे, पर ऐसे अब कुछ करोगे तो तुमको याद नहीं आएगी तुम्हारे पास ये पावर है। हाँ, तुमको याद तब आएगी जब तुमको कोई याद दिलवाएगा। तो जब सीता जी का अपहरण हो गया तो सब लोग खोजने निकले, तो तट किनारे पहुंचे, रामेश्वरम उधर तमिलनाडु साइड। अब फिर उन लोगों को समंदर दिखा कि साला पार करके समंदर जाना है, लंका। तो अब ये कौन करे? तो अब हनुमान जी में कैपेसिटी तो थी, पर उनको साला पता ही नहीं कि उनमें कैपेसिटी है। वो बोल रहे मैं तैर के जा सकता हूँ, क्या मैं ये ऐसे जा सकता हूँ, वैसे जा सकता हूँ। तो एक जामवंत जी थे, रामायण में कैरेक्टर है जामवंत का, बहुत बूढ़े से भालू थे। ही वॉज अ वेरी वाइज मैन।
तो जामवंत जी क्या बोले उनको कि ऐसा, इधर आओ बेटा, तुम्हारे पास ना बहुत पावर है, तुम एक बार जाने का ट्राई करोगे तुम उड़ जाओगे, उड़ के जा सकते हो, तुमको ना तैर के जाना है ना कैसे जाना है, तुम उड़ के जा सकते हो। तो हनुमान जी को याद आया कि हाँ उनके पास ये पावर है, क्योंकि उनको श्राप मिला था कि वो सब कुछ भूल जाएंगे, और जब तक उनको कोई याद नहीं कराएगा उनको अपनी पावर नहीं याद आएगी, विस्मरण रहेगा उनको। उसी तरह हाइड्रोजन, अब तो हम हाइड्रोजन, हनुमान जी को डम थोड़ा ना बोलते हैं। तो क्लोरीन उसको याद नहीं करा रहा, क्लोरीन उसको बहका रहा है, बहका रहा है कि अरे चलो यार पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तुम लगाना, एक इलेक्ट्रॉन हम लगाएंगे, और बॉन्ड बनाते हैं, नया रिश्ता, रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लगाया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लगाया, और बिल्कुल बराबर बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से बना है भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए। पर कुछ दिन बाद क्लोरीन ने की चालाकी, कुछ दिन बाद क्या हुआ? क्लोरीन ने की चालाकी, और धीरे 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 करके, धीरे धीरे करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लिए। क्या क्या क्या? हाँ हो सकता है, डम है, चलो। अबे क्लोरीन ज्यादा चालाक है, सी इट एज अ रिलेटिव। क्लोरीन ज्यादा चालाक निकला, उसने धीरे धीरे करके अपने हिस्से को अपने हिस्से का तो इलेक्ट्रॉन उसके पास था ही, पर हाइड्रोजन वाले हिस्से का भी इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिया, अपने पास खींच लिया। पर क्या वो पूरी तरह से बॉन्ड तोड़ सकता है? नहीं, एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है भाई बिजनेस करते समय, दोनों बिजनेस में ही ना, पार्टनरशिप में पूरा लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है, तो तोड़ तो सकता नहीं है। या तो टपका दे हाइड्रोजन को, या तो टपका दे हाइड्रोजन को, है ना। तो पूरा तो खींच नहीं सकता है, तो पूरा Cl- बन नहीं सकता है, तो अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा खींचा, तो क्या इस पे डेल्टा माइनस आया, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स हटे, हाइड्रोजन पर से इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आई, तो क्या उस पर डेल्टा प्लस आया? पूरा क्यों नहीं आया? क्योंकि ये आयंस नहीं बना सकते हैं अनलेस एंड अनटिल ये बॉन्ड ही टूट जाए, अनलेस एंड अनटिल ये बॉन्ड टूट जाए वो आयंस नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल, अगर टूटेगा, जब टूटेगा, जैसे जैसे टूटे, कब टूटेगा? कब टूटेगा? जब ये पानी में जाएगा, जब ये पानी में जाएगा। सुनिए, पोलराइज्ड H+ और Cl, यहां देखिए, क्या इस पे डेल्टा नेगेटिव है, क्या इस पे डेल्टा पॉजिटिव है? अब जब ये पानी में जाता है तो होता क्या है कि ये जो डेल्टा नेगेटिव Cl वाला पार्ट है, इसको H वाला जो पोर्शन है वो घेर लेता है। मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी, तो अरे यार क्या हो गया? एरो का यूज कर लूं, 10 घंटा लगेगा उसमें, इतना करना ही नहीं है। मतलब आप देखिए कि जो भी वाटर में H वाला पार्ट रहेगा वो Cl को आके घेरेगा, घेरेगा, घेर लिया, चलो इतना बड़ा पार्ट बन गया। अब इस H जो डेल्टा प्लस वाला पार्ट है उसको कौन घेरेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। तो शिशिर इधर आइए, इधर आइए, अब इधर आ, हाँ आ जा जल्दी आ जा। मेरे को खींच इधर से, तू इधर इधर से मेरे को खींच। क्या कुछ देर बाद मैं टूट जाऊंगा? ये सच में टूट जाएगा, मैं सच में टूट जाऊंगा ये खींचेगा तो। हाँ ये तो क्या तो क्या वाटर का H वाला पार्ट इस Cl- को इसी तरह खींचेगा जिस तरह वो खींच रहा था? क्या वाटर का O वाला पार्ट H को इसी तरह खींचेगा जैसे शिशिर खींच रहा था, हल्के हल्के हौले हौले? पर क्या खींचने से ये टूट जाएगा? शिशिर के खींचने से नहीं टूटेगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा।
तू तू कम से कम खींच रहा था ना, टूट जाएगा भाई। एक साइड पे ज्यादा जोर से खींचे टूटेगा ना। तो बॉन्ड ब्रेक कब करता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या तो कोई एनर्जी दी जाए। अगर मान लो हम इसको गर्म भी कर दें, HCl को हम लेके गर्म कर दें, हीट दे दें, क्या ये बॉन्ड टूट सकता है? बिल्कुल टूट सकता है। क्या हम इसको पानी में डाल दें, क्या ये बॉन्ड टूट सकता है? बिल्कुल टूट सकता है। पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कुछ होना चाहिए, एनर्जी वगैरह कुछ होना चाहिए, तब ये बॉन्ड टूटेगा और ये पूरा H+ और Cl- में कन्वर्ट होगा। वरना HCl जब तक एग्जिस्ट कर रहा है तब तक उसमें Δ+ Δ- ही होगा, क्योंकि पूरी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन चले ही जाएंगे तो HCl एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो H+ और Cl- में एग्जिस्ट करेगा फिर तो, है ना, है ना। अच्छा, वापस अपनी चर्चा पे आते हैं। वापस आइए, वापस आइए इधर। एक चीज मैं आप लोगों को समझा दूं, उसके बाद चलो। जब मैंने टॉपिक छेड़ा ही है तो एक चीज मैं आप लोगों को समझा दूं। ये गंदा कलर है, सभी की निगाहें बोर्ड पे, सभी की निगाहें बोर्ड पे। अच्छा, अगर कोई एसिड है तो उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कि वो H+ छोड़े, कि वो ज्यादा से ज्यादा H+ रिलीज करे, है ना। अगर कोई एसिड है तो उससे हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H+ रिलीज करे। यानी कि अगर उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H+ रिलीज करना है तो क्या उसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? अब ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा H+ रिलीज करना है तो सर ये वाला भी तोड़वा दो, सर ये वाला भी, सर ये वाला भी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कार्बन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हो वही बॉन्ड टूट के H+ रिलीज कर सकता है। और क्या यहां पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा है? सॉरी, क्या यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा है? अबे ज्यादा थोड़ा ना, इसका 2.4 है, इसका 2.1 है, कहां ज्यादा? यहां पे ज्यादा है। यहां पे ऑक्सीजन के साथ तो लगा है ना हाइड्रोजन। हाँ, इसमें भी है। ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन का 2.1 के अच्छा खासा डिफरेंस। तो क्या ये वाली बॉन्ड टूटनी चाहिए? और ये वाली बॉन्ड जितनी ज्यादा टूटेगी उतना ज्यादा H+ निकलेगा। अच्छा, अब सुनिए, होता क्या है कि आप जैसा बोल रही थी सानिया बेटा कि कुछ कार्बन वाला जो ग्रुप रहता है वो क्या करता है? डोनेट करता है डोनेट। अच्छा, डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई बढ़ाता है। जैसे CH3 ग्रुप हम लगा देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। पर बढ़ा के करता क्या है और कैसे बढ़ाता है? ओके, अच्छा अच्छा ठीक है, सुनिए देखिए। हाँ, ये देखिए। इधर देखिए। क्या ये कार्बन ऑक्सीजनों से घिरा हुआ है? और क्या ऑक्सीजन Δ- वाली चीज रहती है? तो क्या इसमें Δ+ आ जाएगा? इसमें बहुत ज्यादा Δ+ आ जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा Δ+ आ गया तो क्या ये रिलेटिवली भिखारी बन गया इलेक्ट्रॉन्स के मामले में? इस कार्बन के कंपैरिजन में ये तो भिखारी बन गया ना। अरे है कि नहीं? अगर ये भिखारी बन गया है तो सुनो, क्या कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर होगा? इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं +I इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। फिर से सुनो। क्या यहां पे
ऑक्सीजन होने के कारण इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव आया, कार्बन पे बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आया, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन्स का भिखारी बन गया ना, इलेक्ट्रॉन्स का भूखा बन गया, तो इस पे डेल्टा प्लस आ गया। क्या इसके कंपैरिजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन है ठीक ठाक, ठीक ठाक है? क्यों ठीक ठाक है? क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी 2.4। अरे तो कुछ भी है तो इससे तो ज्यादा ही है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही है, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले ही तो रहा है ये। तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ठीक ठाक संख्या है? क्या इसके पास नहीं है? तो क्या ये हाई प्रेशर रीजन है? क्या ये लो प्रेशर रीजन है? हाई इलेक्ट्रॉन रीजन, लो इलेक्ट्रॉन रीजन? क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में? इसी को बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अब इधर देखिए, इधर देखिए, क्या ये डेल्टा नेगेटिव है? फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल। क्या ये डेल्टा पॉजिटिव? क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा? क्या क्या? एक मिनट आप अच्छा सॉरी, एक मिनट, अच्छा सुनिए, मैं बॉन्ड पे शिफ्ट होने की बात नहीं कर रहा, सुनिएगा, मैं बॉन्ड पे शिफ्ट होने की बात नहीं कर रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनिशियली ये जो बॉन्ड पेयर है कार्बन और फ्लोरीन का, क्या वो इधर शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो क्या इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा अब छोड़िए, अब मैं देख रहा हूं कि ये जो कार्बन है, इसकी क्या स्थिति है? डेल्टा पॉजिटिव है। किस पे ज्यादा आएगा? जो ऑक्सीजन से जुड़ा है उस पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव है। हाँ उस पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव है क्योंकि वो दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पर एक ही फ्लोरीन है। अकेला दो पे भारी नहीं है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम लगता है बे, वो सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड, तो बहुत कम लगता है। अगर वही पाई बॉन्ड में लगता है तो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक। हाँ तो मैं कब बोल रहा हूँ कि इस पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। हाँ तो इधर देखो, हाँ तो क्या इस पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे इसके कंपैरिजन में कम डेल्टा पॉजिटिव, तो क्या इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा अमीर है? तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या इस पे नेगेटिव आएगा? ओ पे नेगेटिव आएगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो क्या मैं स्टेबलाइज होऊंगा, डिस्टेबलाइज होऊंगा? यहां से, अबे डिस्टेबलाइज। अच्छा ठीक है, आपकी बात जब मैं इसको तोड़ रहा हूं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या ये बनेगा CH2F, अरे यार CH2F COO माइनस, ये बनेगा। जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और H प्लस निकल जाएगा तो ये बनेगा ना, ये बनेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है इस पे और हम इसको ऑल इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू दे रहे हैं तो क्या ये डिस्टेबलाइज होगा? भाई देखो, जब कोई आयन बन जाए तो हमेशा उसका चार्ज घटाने की कोशिश करो, उसको कुछ ऐसा दो, कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो इसका नेगेटिव चार्ज खींच ले, तब तो वो स्टेबलाइजिंग की तरफ जाता है। वरना अगर तुम उसको और नेगेटिव चार्ज दे रहे हो तो वो डिस्टेबलाइजिंग की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव आयन बन चुका है, तो इसको इधर से और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, क्या ये डिस्टेबलाइज होगा? इधर आइए एक बार, इधर आइए एक बार, इधर आइए। यहां क्या बना है? क्या यहां भी डिस्टेबलाइजिंग होगी? क्योंकि यहां से भी हमें इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसको दिए जा रहे हैं, CH3 से भी तो दिए जा रहे हैं,
पर किस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है? इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो इस केस में ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। और एक चीज आप पढ़ेंगे कि एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का बॉइलिंग पॉइंट कोई लेना देना ही नहीं है। हर जगह एक चीज नहीं लगती मेरे भाई, शिशिर मेरा भैया, हर जगह एक चीज नहीं लगती। एसिडिटी से बॉइलिंग पॉइंट का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, अगर बस नाइट्रोफेनॉल छोड़ दिया जाए तो। और नाइट्रोफेनॉल से भी अलग रूप में संबंध है, छोड़ो उस चर्चा पे बाद में आएंगे। तो सुनिए, अब कॉन्जुगेट बेस किस चिड़िया का नाम होता है? मान लीजिए HCl है, HCl एक एसिड है। जब हम इस HCl एसिड से H+ को निकाल देंगे तो जो भी स्पीशी बचेगी उसका कॉन्जुगेट बेस होगी। अरे जैसे मान लो दो लोग हैं, क्या ले, संजू और बबीता, ऐसे मैंने दो रैंडम नाम लिए, हस्बैंड एंड वाइफ, संजू एंड बबीता। तो हम सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनेंगे आप लोग, जो बोल रहा हूं मैं वो सुनेंगे। संजू क्या है? हमारे पास बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि संजू बबीता दो लोग हैं, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो मुझसे किसी ने पूछ दिया संजू क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? बहुत बढ़िया, बबीता का पति, बबीता का आदमी। अरे वही तो, अरे तुम लोग समझ नहीं रहे थे, समझो। मुझे बस पता है कि दो लोग हैं और उन दो लोग में एक रिश्ता है हस्बैंड एंड वाइफ का। तो मैं क्या बोलूंगा? संजू क्या है? बबीता का आदमी। बबीता क्या है? संजू की पत्नी। यही ना? अब सुनना HCl क्या HCl एक एसिड है? HCl एक एसिड है और HCl में H+ और Cl- जुड़ा है। अब सुनो, HCl एक एसिड है, जब उससे H+ निकल जाएगा तो जो भी चीज बचेगी उसको मैं बोल दूंगा उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। संजू इज बबीता's पति, ठीक है। अब देखो इधर देखो, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब मान लो कोई बेस ले लेते हैं, जैसे NaOH। क्या ये बेस है? ये हो गया उसका कॉन्जुगेट एसिड। कुछ समझ में आया? कुछ भी थोड़ा सा सुनिए। अगर HCl है, उसमें से H+ निकला तो जो भी बचा वो क्या है? कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी कॉन्जुगेट बेस। NaOH है, वो बेस है, उससे कुछ भी निकला OH- छोड़ के कॉन्जुगेट एसिड। बेस का कॉन्जुगेट एसिड और एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ये रिएक्शन जितनी भाई जितना H+ निकलेगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? जब बनने वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल हो। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाएगा ना भाई, जब बनने वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल हो। यानी कि Cl- कॉन्जुगेट बेस को हम जितना ज्यादा स्टेबल कर देंगे, ये रिएक्शन उतनी आगे चली जाएगी। अरे निपट गए सब लोग, निपट गए भाई साहब। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? जब बनने वाली स्पीशी यानी कि कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो। और ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? जब बनने वाली स्पीशी यानी कि कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल हो। पेट में दर्द, आंखें बंद नहीं? हाँ, पीछे चलते हैं।
एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। बेस का कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस। खैर ये ऑर्गेनिक की बात थी, पर क्या आपको समझ में आई है? कौन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ये कि ये? ज्यादा स्टेबल ये बन रहा है, क्योंकि ऑल्दो दोनों में डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर लग रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स लगा के डिस्टेबलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, पर क्या यहां पे कम डिस्टेबलाइजेशन है? क्योंकि फ्लोरीन के लगने की वजह से ये आपस में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लेगा ना, पूरा नहीं देगा। फ्लोरीन की लगने की वजह से आपस में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लेगा, पूरा तो दे नहीं देगा। तो क्या भाई साहब कुछ खोपड़े में घुसा? कुछ भी? थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? सानिया बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग अपनी चर्चा पे वापस आएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हम लोग चर्चा कर रहे थे ये इसकी चर्चा कर रहे थे, और क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया अभी। सबने ट्राई किया, ये सबने ट्राई किया है? क्या सबको समझ में आया है कि CH2FCOH का वो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है? सबको समझ में आया है? फ्लोरीन की लगने की वजह से -I इफेक्ट सब लोग लिख लेंगे कॉपी में, लिखिए और ट्राई करिए, जल्दी ट्राई करिए इसको, जल्दी, समय नहीं अपने पास, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, जल्दी। भाई साहब वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर। क्या है क्या? 19। फ्लोरीन का एटॉमिक वेट 19। और किसी को कोई कुछ नहीं जानता तो पूछ ले, पर सही सही करेंगे। नहीं हुआ? अच्छा वो दिखाओ। क्या क्या नहीं दिया? इफ जरूरत है क्या? ठीक है लीजिए, KF लीजिए, लीजिए लीजिए, अगर जरूरत है तो ले लीजिए। KF ऑफ वाटर 1.86 होता है केल्विन kg पर मोल। पता नहीं जरूरत पड़ेगी। 19.5 ग्राम ऑफ सेफ्टी।
देखिए निकाल के देखिए, के एफ की ज़रूरत हो सकता है पड़े, अगर पड़े तो के एफ ले लीजिए 1.86 केल्विन के जी पर मोल, अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर जल्दी करिए जल्दी, सभी लोग ट्राई करेंगे। अरे किसी से हुआ, हो गया? अगर आपका आंसर कि पिछले वाले में, पिछले क्वेश्चन में 1.86, एक मिनट, अच्छा पिछले के एफ की वैल्यू 1.86, वाटर के लिए के एफ की वैल्यू 1.86 होती है। क्या के एफ और के बी केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं? सभी को पता है, केवल सॉल्वेंट पे। नहीं शिशु दिखाइए, नहीं प्रोसीजर बस दिखाइए। मोल्स आपने निकाले हैं 0.25, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोलैलिटी निकाली आपने, गुड। तो मोल्स अपॉन, ठीक है, द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, आई की वैल्यू आ गई, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब कोई भी एसिड डिसोसिएट करता है तो ये देखिए भाई, मैं बताऊं, वो भैया हो रहा है, मान लीजिए कोई भी एसिड है CH3COH मान लीजिए, वो जब डिसोसिएट करेगा तो इस फॉर्म में करेगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस, तो इसका हम निकालते हैं Ka, दिस इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ ये होता है Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब ये आता कहाँ से है? ये अल्फ़ा से आ सकता है। कैसे आ सकता है? अल्फ़ा से, क्योंकि देखिए इधर देखिए, मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसका 1 लिया, इसका 0 0, t इज इक्वल टू टी पे इसका 1 माइनस अल्फ़ा, इसका अल्फ़ा, इसका भी अल्फ़ा। तो ये बताइए कि के को मैं लिख दूँ, के को देखो लिख रहा हूँ CH3CO माइनस यानी कि अल्फ़ा इंटू H प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए ये आ गया Ka, और क्या हमारे पास अल्फ़ा आ चुका है इससे भाई, इसका 1 प्लस अल्फ़ा है ना, इससे अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करिए, निकाल लीजिए Ka। अरे भाई हुआ क्या? हो गया क्या? ना ही हुआ, नहीं हुआ, नहीं क्या क्या हो गया क्या? ओके ओके, टिराई टिराई टिराई, इसके बाद हमें पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सभी लोग ट्राई करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। अरे भाई भाई भाई,
सभी लोग ट्राई करेंगे भाई। सोचिए, अभी अगले क्वेश्चन में करेंगे। हाँ, करो भाई, ट्राई करो। अरे क्या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम होता है? होता है ना? क्या आई की वैल्यू निकल सकती है? क्या के एफ दिया है? क्या एम की वैल्यू निकल सकती है? हो गया? ट्राई किया जाए। इधर सुनिए। अरे वो शैलेश दिन, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर नजर इधर, नजर इधर, ओ नजरे इधर। सभी लोग इधर देखेंगे, सभी की निगाहें बोर्ड पर। हाँ, क्या 19.5 ग्राम दिया है CH2FCOOH? क्या सबसे पहले मैं मोल्स निकाल सकता हूं इसके, अगर मेरे को मास दिया है तो? मोल्स ऑफ CH2FCOOH इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 19.5 अपॉन 78। ठीक है, कैसे मोल्स आ जाएंगे? और क्या इसके मोल्स आ गए 1/4? 4 टाइम कट रहा है ना, 0.25। अरे 0.25 आए, मोल्स 0.25 आए हैं, आ गए ना? समझ में आया मैंने क्या किया है? मोल्स ऑफ CH2FCOOH निकाल लेंगे सब लोग गिवन मास अपॉन मोलर मास से। अब देखिए, डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, क्या मुझे मोलैलिटी निकालने के लिए चाहिए होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको मुंह में नहीं खा जाएंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? 1/1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.5। अरे 500 ग्राम यानी 0.5, 500 ग्राम यानी 0.5। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? यह है 0.25, यह है 0.5। क्या इसका आंसर हो जाएगा? हाफ ना, 0.5। अच्छा, यानी कि मोलैलिटी आ गई 0.5। क्या हमें के एफ गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। और क्या दिया है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। ओ भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रही है। हाँ, तो क्या हमें डेल्टा टी एफ दे दिया? डेल्टा टी एफ इज 1 दे दिया, विच इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, किसमें? ओ सुनिए, क्या यहां पे डेल्टा टी एफ है? सुनिएगा, क्या यहां पे डेल्टा टी एफ है? और डेल्टा टी एफ में हम डिफरेंस इन टेम्परेचर ले रहे हैं। तो चाहे हम डिग्री सेल्सियस में ले, चाहे हम डिग्री केल्विन, चाहे हम केल्विन में ले, डिफरेंस तो सेम आएगा ना। मान लीजिए मैं आपको 2 टेम्परेचर देता हूं, एक है 27 डिग्री सेल्सियस और एक है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए डेल्टा टी निकालना है तो क्या 2 डिग्री सेल्सियस आएगा? पर इसी को फिर केल्विन में कन्वर्ट करके करिए, 300 केल्विन, 273 ऐड करिए ना, तो 300 केल्विन, और ये है 298 केल्विन। तो डेल्टा टी कितना आएगा यहाँ पे? 2 केल्विन। तो चाहे केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस हो, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, है ना, डिफरेंस की। गुड, इधर देखिए, इधर देखिए, क्या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। क्या के एफ की वैल्यू पता है? 1.86। क्या एम की वैल्यू पता है? 1/2। क्या गिरा? अच्छा, मेरे को लगा माइक। क्या यहां से क्या ये 0.93 कट के बनेगा? 0.93 ना? हाँ, तुमसे अच्छी मैथ मेरी। 0.93 नहीं यार, मैथ मेरी ज्यादा अच्छी नहीं। 0.93 आई इज इक्वल टू 1, तो आई इज इक्वल टू 1/0.93 कितना आया? 1.078 0.075। अब सुनिए,
क्या आई की वैल्यू आ गई? कुछ गलत आई, सही आई, कुछ आई, आई की वैल्यू आई। इतना समझ में आया है कैसे आया है? अच्छा, अब इसने बोला है कि कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर। क्या हमने वांट ऑफ फैक्टर निकाल लिया? वांट ऑफ फैक्टर निकाल लिया। आई को वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, पता है ना? पता है। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब ये क्या चीज है? डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या चीज है? क्या आपने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है? इधर देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखिए। मान लीजिए कोई एसिड है, ये एसिड है, ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। क्या ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी? मतलब क्या ये पूरा नहीं टूटता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है? कुछ ऐसा पता नहीं, छोड़ कोई बात। तो के को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। और वो किसके बराबर होता है? वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज Ka, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो सुनिए, क्या हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं इसको 1 मान लूं, तो ये 0 0 होगा। अगर t इज इक्वल टू t पे 1 माइनस अल्फा हो जाए तो अल्फा अल्फा, तो Ka की क्या वैल्यू हो जाएगी? उधर से देख के बोलिए। Ka CH3CO माइनस कंसंट्रेशन यानी कि अल्फा इंटू H प्लस कंसंट्रेशन अल्फा डिवाइड बाई CH3COH का कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा। तो क्या ये हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। K हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखिए I की वैल्यू होती है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। यहां पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे CH3CO CH2 ना, अबे 2 I की वैल्यू, n की वैल्यू बताओ बे। 2 ना, n की वैल्यू 2, क्योंकि चाहे CH3COH हो चाहे CH2FCOH हो, दो ही तो पार्टिकल बन रहा है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, एक कॉन्जुगेट बेस और एक H प्लस। तो दो पार्टिकल बन रहे हैं, तो क्या दो पार्टिकल बनेंगे तो 1 प्लस अल्फा, I की वैल्यू विल बी 1 प्लस अल्फा। और I की वैल्यू I क्या है? क्या आया है? 1.075 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो व्हाट इज अल्फा? 0.075। तो क्या मैं यहां से अल्फा की वैल्यू इधर रख सकता हूं? तो क्या Ka आ जाएगा? आ जाएगा। जिसको नहीं आया नोट कर ले, जल्दी से नोट करें। जो भी आए थोड़ा बहुत फिर से समझाते हैं। लिखिए फिर से समझाते हैं। पहले पीछे करें क्या? पहले पीछे वाली स्लाइड खोलें। पीछे वाली स्लाइड नहीं, यही। हाँ, इससे पीएच निकाल सकते हैं, इससे पीके निकाल सकते हैं। हाँ, पीछे वाली स्लाइड। जल्दी जल्दी करेंगे। क्या क्या? क्यों डीएनएफ क्यों स्टार्ट किए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो, पढ़ा देंगे भूल जाएगा सब कुछ। भाई पढ़ाने वाले को भी थोड़ी सी वो होनी चाहिए, अक्ल। वो भी करता तो कोऑर्डिनेशन करता, कोऑर्डिनेशन थोड़ा तो लॉजिकल है ज्यादा। स्कूल में ऐसा ही होता है, स्कूल में ऐसा ही होता है। हाँ,
फीलिंग सैड, हाँ गुड। इंग्लिश क्या अटेंडेंस का ज़्यादा लोचा है क्या? चाहिए मतलब नहीं। क्या क्या क्या? बहुत सही। हमारे कॉलेज में भी बहुत अटेंडेंस का लोचा रहता है। तुम्हारी 99 के आसपास? प्रभु क्या आपकी कितनी थी? 9? गुड गुड। अच्छा डन, मेरे को लगा पूछा जाए। ये वाला डन 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 डन। पहले अगला क्वेश्चन, तब तक ट्राई करिए जल्दी से। अरे यार लिखिए, कम से कम लिखिए, इसको लिखिए। फेनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन। अभी तक डिसोसिएशन कर रहे थे, अब एसोसिएशन करेंगे। फेनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म अ डाइमर। सभी लोग रिएक्शन लिखेंगे। एन की वैल्यू, हाँ, पर फिर वो एसोसिएशन वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, ठीक है। A solution containing 8.8 into 10 की पावर -3 kg of phenol in 1 kg of benzene has its freezing point depressed by 0.768 Kelvin. Calculate the fraction of phenol dimerized. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है, बे गलत मत करना। जो भी ना समझ में पूछ ले प्लीज। हाँ कौन सा, क्या बताइए? कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ फेनॉल डाइमराइज्ड। रीराइटिंग क्या करूं मैं इसको? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अबे वो बस बहुत मस्त एक्टिंग करता था ना, क्या नाम था उसका, जो कपिल शर्मा शो में वो गुत्थी बन गया था। हाँ वो एक मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, वो कुछ करके करता था। उसका गाना आया? अच्छा क्या क्या? करिए करिए करिए। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लीजिए भाई। क्या 8.8 इंटू 10 की पावर -3 kg ऑफ फिनॉल है? क्या हम इस फिनॉल से मोल्स ऑफ फिनॉल कैलकुलेट कर सकते हैं? अरे मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, करिए करिए। मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अरे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया ना 1 kg बेंजीन, तो मोलैलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। KF आपको दिया है, I आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप इतने होनहार तो हैं ही। तो डेल्टा TF, अच्छा डेल्टा TF देखिए, डेल्टा TF भी दिया है, बताइए। अल्फा कैलकुलेट करना है, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। वो जानबूझ के ऐसे फालतू में केजी में दिया हुआ है। यस यू आर राइट। उसको नहीं पता ना कि आप पहले से हैं।
मेरा तो अभी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगा तो मैं ऑर्गेनिक चालू करूँगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में लास्ट में पढ़ाऊँ। क्यों भाई, जब उसको पढ़ के भूल ही जाना है तो लास्ट में पढ़ो ना। अच्छा पहले एग्जाम हो गया पार्ट, अरे हाँ यार तो ठीक है पहले पढ़ा देंगे, क्या मेरा क्या जाता है, पर बस रिवाइज करते रहना वरना भूल जाओगे, सब निपट जाएगा। मेरी जान क्वेश्चन सॉल्व कर। टेराई टेराई टेराई, सबसे पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ फिनॉल। हो गया? अबे ये देखो ना, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल डाइमराइज्ड, फ्रैक्शन अल्फा अल्फा अल्फा, हाँ अल्फा निकालिए, अल्फा निकालिए अल्फा। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल डाइमराइज्ड। अरे निकालो भाई। आदित्य भी नहीं आ रहा है, आदित्य पता नहीं कहाँ है। बच जाएगा यार, बची गया। बेचारे का मुंह देखो मैं क्या करूं। पहले आपका क्या क्या छूटा है ये बताइए। लेक्चर 5th से आपने ज्वाइन किया है, मतलब कहाँ से, फिर मेरे को टॉपिक बताइए। वेपर प्रेशर से? ठीक है। मैं मोस्ट प्रोबेबली आज या कल 11th में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगा। आपने कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है ना? आप 11th वाले लेक्चर में रुक जाइएगा, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी पढ़ाना है कंसंट्रेशन टर्म्स। आपका भी पहला इसमें टॉपिक यही होता है कंसंट्रेशन टर्म्स का, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी अभी मैं जब नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो बाकी पार्ट में उसको कवर कर लूँगा। आ गया आंसर? आंसर आ गया? अरे भाई किया जाए, हम लोग करें क्या? इधर देखिए सभी लोग, इधर देखिए, सभी की निगाहें इधर। फिनॉल associates in benzene to a certain extent to form a dimer। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखिए, इधर देखिए, निगाहें, नजरें, आंखें इधर। रिएक्शन लिखिए। यह है फिनॉल PHOH, 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल लिए गए होंगे तब तो डाइमर बना होगा। डाइमर कैसे बना होगा? ऐसे बना होगा, PHOH ऐसे, ठीक है। अब सुनिए, क्या टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर मैंने इसका 1 मोल लिया हो तो कुछ नहीं। क्या टाइम t इक्वल टू t पे अगर मैंने इसका 1 मोल लिया था तो क्या 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2। अरे ठीक है ना, इसके 2 से इसका 1, तो इसके अल्फा से इसका अल्फा बाई 2, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट t इक्वल टू t, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। क्या ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2? क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2? भाई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2। अच्छा 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ गया ये, आ जाइए बैठिए। अगर ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ गया है तो क्या ये आई की वैल्यू है? क्या ये आई की वैल्यू है? ये आई की वैल्यू आ गई। अब क्या किया जाए? जब आई की वैल्यू आ गई तो क्या हमें डेल्टा टी एफ दे रखा है? अरे भाई साहब इधर देखिए और पढ़िए, अंग्रेजी पढ़ने आती है ना?
क्या हमें दे रखा है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 8.8 इंटू 10 की पावर -3 kg ऑफ फिनॉल। क्या 10 की पावर -3 kg को मैं ग्राम बोल दूं? 18.8 ग्राम। 18.8 ग्राम ऑफ फिनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ बेंजीन। 18.8 ग्राम फिनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ बेंजीन। क्या मैं मोलैलिटी निकाल सकता हूं सॉल्यूशन की? 18.8 डिवाइड बाय फिनॉल का मोलर मास, जल्दी बताइए। 78? अच्छा 94। हाँ ठीक है, सही में डर क्या रहे हो। 18.8 डिवाइड बाय 94। अरे मोल्स निकाले तो अभी देखो मैं उस बच्चे से करवाऊंगा, वो भी कर लेगा। 1 क्या मोलैलिटी नीचे बनाएगा। हाँ सुनिए, 18.8 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 94, मोल्स आ जाएंगे। और मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या है? 1 kg। 1 kg बेंजीन है तो क्या नीचे 1 आ जाएगा? तो क्या ये 18.8 डिवाइड बाय 94 हो जाएगा? निकालिए कितना कितना। शिशिर भैया बोल रहे हैं 0.2, तो मैं मान ले रहा हूं, भरोसा। तो m 0.2 आ गया। क्या हमें डेल्टा TF दिया है? बेंजीन हैज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड बाय 0.768 केल्विन। तो क्या हमें डेल्टा TF दिया है? डेल्टा TF दिया है। अरे ये दिख रहा है ना, आंख है कि आलू? आंख है आलू? दिए कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये 0.768 डेल्टा TF 0.768। क्या KF दिया है? KF दिया है, KF ये दिया है 5.12। तो अगले पेज पे चलिए, आंसर निकालिए। सुनिए, डेल्टा TF इज 0.768 इज इक्वल टू I इंटू KF 5.12 इंटू M। I इंटू KF इंटू M। M क्या आया? 0.2। क्या यहां से I निकल जाएगा? I है 0.768 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 5.12 एंड दिस I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। दिस I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू। हाँ 0.75। तो 0.75 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो क्या अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई 0.25। अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई 0.25। अल्फा की वैल्यू 0.5। क्या यही निकालना था हमें? फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल डाइमराइज्ड, यानी कि 50% फिनॉल डाइमराइज करेगा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन या डिग्री ऑफ जो भी एसोसिएशन। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 50% फिनॉल डाइमराइज करेगा और 50% ऐसे का ऐसा रह जाएगा। ऐसे फ्रैक्शन क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत। चलिए आज की सभा समाप्त।